नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना कोई 9-10 महीने पहले की है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़माने के इतना आगे बढ़ने के बाद भी समाज हमारा बदलने को तैयार नहीं है। बात कुछ यूँ थी कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में यानी राजधानी में एक थाना है कारंज। कारंज में एक माँ और बाप कारंज में ब्याही अपनी बेटी की दहेज हत्या का एक मुकदमा लिखाने आए। उन्होंने ये बताया कि लड़की के ससुराल से ये फ़ोन आया है कि लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग तुरंत चले आइए। हम लोगों ने जाकर देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस जैसे पूछती, साहब इसमें दहेज की क्या बात हुई, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, दुनिया भर की बातें जब पूछनी शुरू की तो उसने पूरी हिस्ट्री बताई माँ बाप ने। उसने ये बताया कि साहब 25 साल की ये बिटिया हमारी, ये पाली के रायपुर की रहने वाली है। 9 फरवरी 2019 को अहमदाबाद में जिस लड़के से शादी हुई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो अपने ससुराल में रहती थी ससुराल वालों के साथ, और अभी हाल उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची को पाकर 29 जुलाई 2022 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया, और शादी के करीब 3 साल बाद उसके साथ बहुत खुश थी और बच्ची से बड़ा लाड़ प्यार करती थी। अपने मायके इसीलिए कम आती थी। उन्होंने बताया कि शादी के बाद बेटी ने बहुत कुछ नहीं बताया, और हमेशा वो कहती रही कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और बड़ा बढ़िया है और बड़ा सम्मान है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन बेटी के होने के बाद उसने धीरे धीरे कुछ परेशानियां अपनी माँ से शेयर करनी शुरू की। परेशान किया जा रहा है, धक्का दे दिया गया है, रोज ताने मारे जाते हैं, दिन भर घर का सारा काम कराते हैं। अगर किसी दिन तबीयत भी खराब हो जाए तो फिर भी खाना बनाने की जिद की जाती है। इस तरह की बातें उसने बताई, और ये बताते बताते वो रोती रही। फिर माँ का दिल माँ होती है। 1 घंटे बाद माँ ने फिर फ़ोन किया कि मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ छिपा रही हो। इतनी छोटी सी बात है, ससुराल में ये सब सामान्य सी बात होती है, और अब तो एक बच्ची भी हो गई है, ससुराल वालों का नज़रिया भी बदल गया होगा। तो उसने बताया कि देखिए, मैं अपने ससुर से बहुत परेशान हूँ। पति हमारे अपने काम से ऑफिस चले जाते हैं, दिन में सास और ससुर रहती हैं, मैं बच्ची के साथ अपने रूम पे रहती हूँ, और पिछले 2-3 सालों से हरकतें तो वो बहुत करते रहे, जैसे अकेले चले आना कमरे में, इधर उधर की छोटी मोटी बातें करना, आते जाते छू लेना, बैड टच जिसे कहते हैं। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि तब हमारे हस्बैंड वो मेरी बात सुन लेते थे और गाहे बगाहे अपने घर वालों को भी थोड़ा बहुत सचेत कर दिया करते थे कि भाई इसको परेशान न किया जाए। लेकिन अब उन्होंने भी कुछ भी बात अपने माँ बाप के अगेंस्ट सुनने से मना कर दिया या सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं इस डर से आप लोगों को नहीं बताती कि आप लोग जिक्र करेंगे तो कहीं हमारा घर न टूट जाए। बड़ी मुश्किल से अच्छा घर मिला है,
और हम चाहते हैं कि ये संबंध बना रहे, चलता रहे, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। माँ को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन बेटी ने इतनी कसम खिला दी कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, जैसा एसएचओ को उनकी माँ ने बताया। ये ऐसा शुरू क्यों हुआ इसके बारे में भी बीच में कई बार फिर उससे बात होती रही, बाप से भी बात हुई। उसका सार है वो माँ ने बताया कि वो बार बार ये इंसिस्ट करते थे कि 5 लाख रुपए घर से ले आओ और एक कार ले आओ। बेटा हमारा सीए है, कहीं और शादी की होती तो हमें ये सब चीज़ें बिना कहे मिल गई होती, लेकिन तुम लोग भिखमंगे हो, वही जो वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है कि कहाँ भिखमंगों में शादी कर दी। और धीरे 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 ससुर के इंस्टिगेट करने पर छोटी छोटी बात, चाय में जलने की महक आ रही है, आज चीनी बहुत पड़ गई है, आज कम पड़ गई है, आज हल्दी कम है, हर दिन सुबह से शाम तक छोटी छोटी बातों को कह कह के हमारी सास को भी भड़का दिया और हमारी ननद को भी भड़का दिया। सब पीछे पड़े हैं और सब के सामने वही बात कि बेटा हमारा सीए है, अभी चाहें तो दूसरी शादी कर दें और जो तुम ले आई हो उसका 2 गुना 4 गुना लेकर आएगी बहू। ये भी सुनते सुनते परेशान हो गई। मौत के यानी घटना के एक दिन पहले 5 दिसंबर 2022 को उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया। अच्छा, वो बच्ची से इतना प्यार करती थी कि स्टेटस जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो अपडेट करती थी, बच्ची की फ़ोटो उसमें बहुत मतलब हर हाल में होती थी। वीडियो कॉल पर माँ ने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उससे पूछा कि भाई क्या बात है, फिर कोई बात हुई क्या? तो उसने कहा कि नहीं, अभी उठी हूँ, तबीयत कुछ बहुत ठीक नहीं है। फिर भी माँ ने जोर दे के पूछा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी हूँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हें कोई फिर तकलीफ हुई है, अब क्या बात हुई है बताओ। तब उसने बताया कि अब ये लोग फिर से बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की, अपनी सास को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब इनका नया ताना ये है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं ले आई और हमें बेटा चाहिए था, तुमने बेटी जना है। देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, कितने जाहिल टाइप के लोग हैं कि तुमसे लड़की पैदा हुई है, तुम घर के लिए ठीक नहीं हो, कुलक्षणी हो। इस तरह की बातें मुझे कही गई, ऐसा उसकी माँ ने बताया। और यही वो बार बार कहते रहते थे कि 5 लाख रुपए और एक कार, अगर कहीं और शादी की होती, बेटा मेरा सीए है, तो ये सब बिना मांगे मिल गया होता। यहाँ मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, लेकिन आज तक तुमने ला के नहीं दिया, न तुम्हारे घर वाले इसको ला के दिए। फिर उसने धीरे से वही बात बताई कि अब ससुर का जुल्म ज़्यादा हो गया है। और उस दिन यानी 5 तारीख को उसने ये बताया कि ससुर मेरे कमरे में आ गए और उन्होंने भीतर से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। मैं उनको किसी तरह से धक्का देकर बाहर निकल आई। मैंने जब माँ से शिकायत की तो माँ ने मेरे ऊपर यानी सास ने मेरे ऊपर हाथ चला दिया कि तुमको शर्म नहीं आती अपने ससुर के बारे में इस तरह की बात करते हुए। माँ बाप दोनों ने पुलिस को बताया कि मैंने बेटी से कहा कि तुम परेशान मत हो, कल यानी 6 तारीख को हम लोग आएंगे और अपने दामाद को समझाएंगे। तुम्हारे सास ससुर से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसमें दामाद को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। लेकिन दोपहर में ही ये शाम को चलने वाले थे अपने दामाद को समझाने के लिए और बेटी को सांत्वना देने के लिए।
लेकिन दोपहर में ही ससुराल वालों का फ़ोन आ गया कि आपकी बेटी फर्श पर गिर गई है, चोट लगने पर उसे निजी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इस पर ये बेचारे माँ बाप रिश्तेदारों की एक गाड़ी लेकर अहमदाबाद जाने के लिए निकल गए। रास्ते में ही अहमदाबाद के कारंज पुलिस की कॉल आई और ये कहा कि आप लोग फ़ौरन आ जाइए। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने बताया कि ये तो पोस्टमार्टम में बात साफ होगी, लेकिन गले में कसाव का निशान है, यानी स्ट्रेंगुलेशन है। वहां जाने पर हमको ये पता लगा कि ये लोग बार बार, यानी ससुर और उनके तमाम रिश्तेदार इकट्ठा थे, वो ये कहते रहे कि साहब पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं है और चोट लग गई थी और फलाना हो गया था, हम बॉडी ले जा रहे हैं। लेकिन तब पुलिस ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया और इनको फ़ोन किया कि आप फ़ौरन आ जाइए, क्योंकि ये मामला संदिग्ध दिख रहा है। पहुंचने पर पुलिस ने इसकी बॉडी भी दिखाई और बताया कि देखिए कहाँ कहाँ नीले निशान पड़े हुए हैं और ये लोग बिना पोस्टमार्टम के मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, बेटी चली गई, उसकी बच्ची अभी वहीं पर है। तमाम उहापोह में पड़ गए बेटी के माँ बाप। लेकिन 12 दिसंबर को उन्होंने अपने सीए दामाद, समधी और समधन के खिलाफ कारंज थाने में 304B यानी दहेज हत्या का मुकदमा लिखवा दिया। 304B 201 यानी साक्ष्यों को मिटाने का, और DP एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 3/4 DP एक्ट, ये सब लगवा के ये मुकदमा लिखवा दिया। थाने के SI अनवर खान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि इसकी हत्या की गई है और हम लोग विवेचना कर रहे हैं कि कौन कौन लोग वहाँ थे और किन किन लोगों को जेल भेजा जाना है। आज की घटना बड़ी दुखद घटना है। देखिए, बेहद कड़े कानून, अब का जागरूक समाज, कम्युनिकेशन के बहुत साधन हो गए हैं। 1 मिनट में यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर वहाँ। घर वालों को पहले तो चिट्ठी से लड़कियाँ अपनी बात, अपना दुख दर्द बताया करती थी। अब तो इधर बात हुई, उधर वीडियो कॉल से देख अपने आप को अगर चोट लगी है तो दिखा देंगी, परेशानी को बता देंगी, मोबाइल से तुरंत फ़ोन करके बता देंगी, मैसेज करके बता देंगी। तो इतने कड़े कड़े कानून, जागरूक समाज और लड़कियों की शिक्षा का बढ़ता स्तर। लड़कियों की शिक्षा आप देखिए, गांव में भी पहले तो लड़कियों को कोई स्कूल भेजने को तैयार नहीं होता था, गांव गिराव में, सुदूर गांव में। लेकिन अब समाज ने भी और सरकारों ने भी मिलकर लड़कियों की शिक्षा का अच्छा इंतज़ाम किया है। अब लड़कियां वर्तमान समाज में पहले की अपेक्षा ज़्यादा शिक्षित हैं और इसीलिए सामाजिक प्रगति में जो समाज का ताना बाना है, उसकी प्रगति में तेज़ी से पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। जो चीज़ नहीं बदल रही है वो है दहेज की लालच, शोशेबाजी, लोगों के बीच ये दिखावा कि ये दिखावा कि देखो बहू ये लेके आई, वो लेके आई, उसकी बहू ये लाई थी, ये लाई है। इस तरह का दिखावा और शोशेबाजी ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, लिमिट देखिए इस केस में कि दहेज नहीं ले आई हो तो संबंध बनाओ। कितनी बुरी बात है, कितनी, हम क्या बताएं, इसमें कोई शब्द नहीं है जिसका मैं सबके सामने इस्तेमाल कर सकूं। वरना इतना परेशान कर देंगे कि तुम्हें फिर सारी जिंदगी मायके में ही रहना पड़ेगा। हमारा लड़का तो सीए है, इसकी हम तुरंत शादी कर देंगे, बहुत ढेर सारा दहेज लेके आएगी। ये ये स्थिति है, मानसिक स्थिति।
मतलब इतनी नीचता, इतनी गिरी हुई मानसिकता, और किसी की जान लेने में कोई गुरेज नहीं, केवल इसी, मतलब सब कुछ बदल रहा है लेकिन ये बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिरकार ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये स्थिति कैसे बदलेगी। सब करके देख लिया, सरकारों ने करके देख लिया, समाज ने करके देख लिया, शिक्षा दे के देख लिया, लेकिन बस इस तरह की घटनाएं आपको जरूर। अच्छा, जो दहेज हत्या में जिनके खिलाफ कार्रवाई करती है पुलिस, तो वो 100% इसे फर्जी बताते हैं कि साहब परेशान करने के लिए लिखा दिया, उसने तो साहब अपने आप आत्महत्या की थी। ये भूल जाते हैं कि 304B यानी दहेज हत्या की परिभाषा में ही ये लिखा हुआ है कि 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर किसी भी अननेचुरल डेथ, ये मान के चला जाएगा कि ये दहेज के लिए हत्या हुई है, और सबूतों का जो भार है वो अभियुक्तों पर है कि उन्हें साबित करना है कि नहीं, वो गिल्टी नहीं है। ये वादी को या मुकदमा लिखने वाले को साबित नहीं करना है, मुकदमा लिखाने वाले को, ये उनको साबित। इतने बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन तब भी ये कहेंगे सब फर्जी है। देखिए, DP एक्ट के मामले में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के मामले में, जिसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं होता है, और ये कहा जाता है कि साहब हमसे दहेज के लिए परेशान किया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी जिसमें लगा है, ये तो हो सकता है कि 30-40% तक गलत लिखाती हूँ, लड़कियाँ नाराज होकर, परेशान होकर, सास ससुर देवर छोटी ननद हस्बैंड सबको लिखा देती, सब दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। लेकिन दहेज हत्या में एक हत्या हुई है, लड़की की जान गई है, मतलब किसी को फंसाने के लिए वो खुद आत्महत्या करेगी, इसका प्रतिशत बहुत कम होगा, 2%, 4%, 3%। ये अलग है कि उसमें 3 ही लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन चूंकि उस परिवार से लड़की की वजह से ही सारे रिश्ते थे, और लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, तो सबको लिखा दीजिए। ये तो प्रवृत्ति है, लेकिन ये कोई कहे कि एकदम फर्जी है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ अपने एक्सपीरियंस से। अब ये नहीं समझ में आता कि नई लड़की जो बहू होकर घर में आई है, क्यों उसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। ये भी समझना होगा उस परिवार को, उस समाज को, कि एक 25 साल 30 साल से डिफरेंट बैकग्राउंड में रहने वाली बिटिया, बच्ची, लड़की, जो माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ रह रही थी, उनसे बात करती थी, चिल्लाती थी, हंसती थी, खेलती थी, वो एकदम नए माहौल में एक दिन आकर आ गई वो, या साथ में आ गई। उसके लिए वो जगह अनजान है, वो लोग अनजान हैं, उनकी रवायतें अनजान हैं, उनके पारिवारिक नियम कानून अनजान हैं। तो ये तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है उसे धीरे 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 बताने की, और उस परिवार में उसको एडजस्ट करने की। और आते ही आपने कहा, करे तो भिकमंगों के यहाँ शादी कर दी, ये तो कुछ लेके ही नहीं आई, क्या बीतेगी। अच्छा, खास कर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर शादी से ब्याह होकर आई हुई लड़की के सामने उसके माँ बाप को अगर कोई कुछ कहता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। वो जानती है कि कितने कष्ट से, कितनी परेशानी से, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके कैसे शादी की गई, कितना खर्च किया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है, और ऐसे में बिल्कुल तुरंत गई ही है और तभी आप माँ बाप के लिए उल्टी सीधी बात करने लगे, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई लड़की हो,
अमीर घर की हो, गरीब घर की हो, सामान्य घर की हो, पढ़ी लिखी हो, गैर पढ़ी लिखी हो, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसा नहीं कि ये बात समाज के लोग या परिवार के लोग नहीं जानते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये गलतियां रोज करते हैं। और ये सब करते काहे के लिए हैं? भाई एक फैशन मैंने किसी एपिसोड में बताया है कि साहब लड़की को जो सामान दिया जाता है, अरे आप चुपचाप उसको पैकेट में बांध के उसके साथ भेज दीजिए, लेकिन उसकी नुमाइश घर के बाहर लगाई जाती है, बिल्कुल फैला के सारे बर्तन, बक्से, फ्रिज, टीवी, ताकि पब्लिक देखे कि हम अपनी बेटी को इतना सामान दे रहे हैं। और अगर इतनी दूर की बात है कि रात में गाड़ी अनलोड होगी वर पक्ष के या दूल्हे के घर में, तो वो नहीं अनलोड कराएंगे, दिन में सामान एक एक करके उतारा जाएगा और घर के लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो तमाशा देखने आएंगे कि ये लड़की क्या क्या लाई है, कुकर आया है कि नहीं आया है, कितने सेट बर्तन के यानी थाली के कितने सेट आए हैं। और यही सब दिखाने के लिए कि अरे ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, चार लोग क्या कहेंगे। कहाँ शादी कर दी इन्होंने अपने बेटे की, हीरे जैसे बेटे को, कितना बढ़िया नौकरी करने वाले लड़के को, कमाने वाले लड़के को पता नहीं कहाँ ब्याह है। ये चीज़ सुनने के लिए, समाज की इन चार लोगों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये जानते हैं कि 304B में अगर जेल गए तो ज़मानत बहुत मुश्किल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो होने का सवाल ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के यहाँ से। हाई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी जो उन्हें करना चाहिए एक नए परिवार के एक नए मेहमान के लिए, कि उसे एडजस्ट करिए, उसे अच्छा माहौल दीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको परिवार के बारे में समझाइए, किसी तरह का कष्ट उसको ना होने पाए। नहीं करेंगे, आते ही बस वही कि तुम ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई। तो ये दहेज का जो दानव है, इसके फन कुचलने की तमाम कोशिशें कानून से, पढ़ाई से, लड़कियों को शिक्षित करके बहुत की गई, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये दानव है कि मरता नहीं, खत्म नहीं होता। बस वही शोशेबाजी, इसी शोशेबाजी के चक्कर में ये बच्चियां नई नई जो शादी होके जा रही हैं, इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। देखिए, इसीलिए ये बात सबको सोचनी होगी और मिलकर सोचनी होगी, इसे रोकना होगा, वरना ये समाज कहाँ जाएगा हम आप सोच भी नहीं सकते। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।